Hello entrepreneurs, welcome to our channel. So today we are starting a new series of class 11th statistics. इस सीरीज में हम स्टैटिस्टिक्स के सारे चैप्टर्स को इन डेप्थ कवर करने वाले हैं और आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे स्टैट्स के फर्स्ट चैप्टर दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो पहले हम इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जानेंगे और फिर हम उसे कनेक्ट करेंगे विद द स्टैटिस्टिक्स कि स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल होता है इकोनॉमिक्स में या उसका क्या यूज होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट आता है कंजम्पशन। तो कंजम्पशन का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक कंज्यूमर कुछ गुड्स एंड सर्विस को परचेज करता है और उसे यूज करता है अपनी वांट्स के डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए। जैसे मुझे भूख लगी है तो मैंने एक चिप्स का पैकेट लिया और उसे खाया, तो मैंने क्या किया, मैंने कंजम्पशन किया। तो इट इज अ प्रोसेस कि मैं अपनी वांट मतलब मुझे भूख लगी थी, मुझे खाना था, तो मैंने उस वांट को सेटिस्फाई किया चिप्स के एक पैकेट को खाकर। तो ये क्या हो जाएगा, कंजम्पशन का प्रोसेस, जहां पर हम किसी भी गुड या किसी भी सर्विस को यूज करते हैं या उसकी यूटिलिटी को यूज करते हैं ताकि हमारी वांट्स सेटिस्फाई हो सके। अब नाउ ये यूटिलिटी क्या है, तो हर एक चीज की एक वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है। जैसे इस चेयर की एक यूटिलिटी है कि हम ये हमें रिलैक्स कर सकती है, हम इस पे बैठ सकते हैं। इस ग्लासेस की यूटिलिटी है कि ये मुझे देखने में हेल्प कर सकता है। माइक की यूटिलिटी है कि ये मेरी आवाज को क्लियरली आप तक पहुंचा सकता है। फोन की यूटिलिटी है कि हम बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे पेन की यूटिलिटी है, ऐसे हर चीजों की यूटिलिटी होती है। तो चीजों की यूटिलिटी को मतलब उसकी पावर को, उसके वांट सेटिस्फाइंग पावर को यूज करके अगर हम अपने वांट्स की सेटिस्फेक्शन करते हैं तो उसे हम कहते हैं कंजम्पशन। बहुत ही ईजी अगर टर्म्स में समझे तो हम अगर किसी भी चीज को कंज्यूम करें या किसी भी चीज को यूज करते हैं ताकि हमारी जरूरतें या हमारी चाहतें सेटिस्फाई हो सके तो उसे हम कहते हैं कंजम्पशन। फिर हम बात करते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट, वो है कंज्यूमर। तो कंज्यूमर कौन होता है, तो कंज्यूमर एक पर्सन है। तो जैसे कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन एक प्रोसेस है, वैसे ही कंज्यूमर एक पर्सन है जो इस कंजम्पशन की प्रोसेस को परफॉर्म करता है अपने वांट के सेटिस्फेक्शन के लिए। तीसरा हम बात करते हैं व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, या प्रोडक्शन क्या है। तो अगेन प्रोडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिससे हम रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू द फिनिश गुड। तो मान लीजिए हमारे पास कोई भी नेचर में फिनिश गुड अवेलेबल नहीं होता है, हम उसे बनाते हैं इन द इंडस्ट्रीज। और कैसे बनाते हैं, तो कोई कच्चा माल लेते हैं और उसके ऊपर फिर हम काम करते हैं और उससे हम फिनिश गुड बनाते हैं। जैसे हमें एग्रीकल्चर से क्या मिलता है, कॉटन मिलता है। कॉटन को अगर हम कन्वर्ट कर दे शर्ट में तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा। तो रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करना इनटू फिनिश गुड, इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोडक्शन। अगेन फिर प्रोड्यूसर कौन हो जाएगा, तो प्रोड्यूसर वो ह्यूमन बींग है जो प्रोडक्शन की प्रोसेस को परफॉर्म करता है। और क्यों परफॉर्म करता है, विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ताकि उसे प्रॉफिट मिल सके। तो हमारे चार कॉन्सेप्ट हो गए, कंजम्पशन, कंज्यूमर, प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर। तो ये चार हमें यहाँ पे देखनी है। नेक्स्ट है हमारा सेविंग या फिर इन्वेस्टमेंट। क्या सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो सेविंग का मतलब होता है आपकी अर्न की गई इनकम का वो पार्ट जो आपने स्पेंड नहीं किया, जो आपने खर्च नहीं किया, इट इज स्टिल केप्ट विथ यू, उसे हम कहते हैं सेविंग। जबकि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जब एक प्रोड्यूसर अपनी इनकम के पोर्शन को स्पेंड करता है कुछ ऐसे एसेट परचेज करने के लिए जिससे वो फर्दर अपनी इनकम जनरेशन कर सके या फर्दर वो अपने प्रोडक्शन के प्रोसेस को परफॉर्म कर सके, तो उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। जैसे अगर मैं एक फर्म हूँ, अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मेरी एक इंडस्ट्री है जहाँ पे मैंने कोई मशीन खरीदने के लिए पैसा लगाया है, तो मेरी इस पैसे लगाने को हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट। क्योंकि प्रोड्यूसर ने अपनी इनकम का एक पोर्शन ऐसे एसेट पर खर्च किया है, मशीन पे खर्च किया है जो उसकी प्रोडक्शन की प्रोसेस करने में हेल्प करेगी, जो मुझे फर्दर उस मशीन को यूज करके मैं और ज्यादा चीजें बना सकती हूँ। तो प्रोड्यूसर की उस खर्च को जो कि उसने एसेट पे किया होता है ताकि वो अपनी और इनकम जनरेट कर सके थ्रू प्रोडक्शन, उस एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब हम बीएसटी में इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ते हैं तो उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन अलग होती है। इकोनॉमिक्स में जब हम ये पढ़ते हैं तो वो थोड़ा अलग हो जाता है। बीएसटी में हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब हर वो एक्टिविटी जो कि पैसा कमाने के पर्पज से की जाती है। लेकिन इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है हर एक एक्टिविटी विच इज कंसर्न्ड विद द स्केर्स मीन या फिर विच इज कंसर्न्ड विद द स्केर्सिटी। तो हर एक एक्टिविटी जिसका कनेक्शन आपके रिसोर्सेज के साथ होता है, आपकी वांट्स के साथ होता है, और इस चीज के साथ होता है कि रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं और
बॉन्ड्स ज़्यादा हैं, इस स्कैर्सिटी के साथ जिन चीज़ों का रिलेशन है वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, या वो सारी एक्टिविटीज़ क्या हो जाएंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी, कि कैसे हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हैं अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। और ना सिर्फ ये रिसोर्सेज स्केयर्स हैं, बल्कि इन रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज है, जिसकी वजह से अराइज होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। फिर हम बात करते हैं इफ देयर इज नो स्कैर्सिटी, अगर स्कैर्सिटी ना हो तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कभी होगी नहीं। और अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है तो हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, दैट मीन्स इकोनॉमिक्स कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। तो अगर हमारे पूरे वर्ल्ड से स्कैर्सिटी हटा दी जाए तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट अपने आप इररिलेवेंट हो जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो जब तक इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट इज स्कैर्सिटी है तब तक इकोनॉमिक्स है। और इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, ये ऐसी सोशल साइंस है विच स्टडीज अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर, कि कैसे एक ह्यूमन बीइंग अपने कम रिसोर्सेज को यूज करता है अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और इसे ही हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। ओके, तो यहाँ पे हमने कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जाना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें, मतलब हर एक एक्टिविटी जो कि रिलेटेड है स्कैर्सिटी से, तो उसके तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। तो तीन कंपोनेंट होते हैं, पहला है कंजम्पशन, फिर है प्रोडक्शन, और फिर है डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम नॉर्मली पहले एक प्रोसेस समझते हैं कि होता क्या है, कि मान लीजिए अगर मैं इंडस्ट्री की मालकिन हूँ, तो मेरी एक इंडस्ट्री है जहाँ पे मैं रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करूंगी फिनिश गुड में, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, प्रोडक्शन। किस लिए किया मैंने ये, ताकि मुझे कुछ प्रॉफिट्स मिल सके। तो एक मैंने ये सामान मैं बनाती हूँ, उसके बाद क्या करूंगी, जो सामान मैंने बनाया है इससे कोई और पर्सन आएगा खरीदने के लिए, वो क्या करेगा, अपना पैसा मुझे देगा, मेरा सामान उससे खरीदेगा और उस सामान को यूज करेगा अपनी जरूरत पूरी करने के लिए। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन। अब इसके बदले उसने मुझे क्या दिया, पैसा दिया, लेकिन वो पूरा पैसा सिर्फ मेरा नहीं होता, मेरी फैक्ट्री में काम करने वाले कई सारे वर्कर्स थे। जहाँ पे मेरी फैक्ट्री थी वो जमीन किसी और की थी मान लीजिए, तो उसको मुझे रेंट भी देना है। या फिर मान लीजिए कि मैंने जो ये इंडस्ट्री का आइडिया था वो किसी और का आइडिया मैंने चुराया था, या किसी और को मैंने अपना पार्टनर बनाया था, तो मुझे अपने प्रॉफिट्स उसके साथ भी शेयर करने पड़ेंगे। तो ऐसे मेरी कई सारी चीजें होती हैं, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो सिर्फ मेरा नहीं होता, वो कई सारे लोगों में बढ़ जाता है। वैसे ही कहीं किसी से अगर मैंने पैसे उधार पे लिए थे इंडस्ट्री ओपन करने के लिए, तो मुझे उसको भी उसका पैसा देना है, और अलॉन्ग विद सम इंटरेस्ट। तो ये पूरा प्रॉफिट सिर्फ मेरा नहीं है, ये क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो चार लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो हम आगे देखेंगे। तो यही पूरी जो प्रोसेस होती है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें एक कंपोनेंट क्या है, कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब क्या है, कि जब कोई कम पर्सन किसी गुड्स या सर्विसेज को परचेज करता है, उसकी यूटिलिटी को यूज करता है फॉर द वांट सेटिस्फेक्शन ऑफ अवर सेल्फ, तो अपने खुद की सेटिस्फेक्शन को पूरी करने के लिए अगर किसी कमोडिटी की यूटिलिटी को यूज किया जाए तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंजम्पशन। अब जब हम कंजम्पशन में कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं तो हमें कई सारे रिलेशनशिप्स पता चलते हैं। जैसे एक रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड का। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर सिर्फ तभी सामान ज्यादा खरीदता है जब उसे सस्ता मिलता है, और अगर चीजों की प्राइसेस बढ़ जाएं तो वो सामान खरीदना कम कर देगा। तो ये हमें कई सारे ऐसे रिलेशनशिप मिलते हैं कंज्यूमर के बारे में, जिसे हम कहते हैं कंजम्पशन थ्योरी। तो इससे हम क्या कहते हैं, सबको हम कहते हैं मिलाकर कंजम्पशन थ्योरी। वैसे ही एक दूसरा कंपोनेंट होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू द फिनिश गुड। तो इस कन्वर्जन को हम कहते हैं प्रोडक्शन। अब अगेन जब हम इस प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं या प्रोड्यूसर के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं तो हमें कई सारी थ्योरीज पता चलती हैं। जैसे जितना ज़्यादा प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी होगी उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इसका मतलब अगर आपके दुकान पे प्रोडक्शन बहुत सारा हो रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं, बेची जा रही हैं, तो आप ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे, अपने अंदर कई सारे लोगों को आप काम करने के लिए रखोगे। वहीं अगर आपकी दुकान पे अगर प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है या फिर काम कम है, तो आप ज्यादा लोगों को अपने अंदर काम करने में मतलब काम पर नहीं रखोगे। तो प्रोडक्टिविटी का लिंक होता है एम्प्लॉयमेंट के साथ। जितना काम बढ़ता है उतनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। काम नहीं चल रहा है, जैसे बोलते ना मार्केट ठंडा पड़ गया है या फिर मंदी आ गई है, तो उस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। ऐसे सारे रिलेशनशिप्स को हम टुगेदर क्या कहते हैं, प्रोडक्शन थ्योरीज। फिर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। अब प्रोड्यूसर अपना जो भी सामान उसने बनाया है उसे बेचकर जो भी इनकम जनरेट होती है,
उसे डिवाइड करना होता है इनटू द एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार तरह के होते हैं। एक, जैसे हम शॉर्ट फॉर्म याद करते हैं, सेल। सेल से का मतलब सी का मतलब होता है कैपिटल, ई का मतलब होता है एंटरप्रेन्योर, एल का मतलब होता है लैंड, एंड सेकेंड एल का मतलब होता है लेबर। तो ये चार आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो आपको हमेशा ही चाहिए होते हैं कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए। जैसे अगर आपको कोई प्रोडक्शन करना है तो आपको कैपिटल चाहिए, मतलब पैसा चाहिए। बिना पैसे के कुछ आप कर ही नहीं सकते। तो मान लीजिए आपने वो पैसा लाया कहाँ से, बैंक से आपने उधार लिया, लोन लिया। फिर हम मान लेते हैं एंटरप्रेन्योर। बिजनेस शुरू करने के लिए आइडिया चाहिए, किस चीज का आप बिजनेस शुरू करने वाले हो, कैसे उसे रन करने वाले हो। तो अगर वो आपका आइडिया खुद का है तो आप एंटरप्रेन्योर हुए, किसी और का आइडिया है या किसी और को पार्टनर लेके चल रहे हो तो वो भी आपके साथ एंटरप्रेन्योर हुआ। फिर हम बात करते हैं लैंड। आपको अब प्रोडक्शन करने के लिए एक जमीन तो चाहिए, हवा पे तो आप ये कन्वर्शन कर नहीं सकते ना। तो एक जमीन चाहिए जहां पे आप एक फैक्ट्री बनाओगे जिसके अंदर ये सारा काम चलेगा। फिर हम बात करते हैं लेबर। आप दिमाग लगाने वाले हो, सारी चीजें आप खुद तो मैनेज करोगे नहीं। खुद तो आप कपड़ा लेके नहीं बैठोगे ना शर्ट सिलने के लिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेबर्स को हायर करना पड़ेगा। तो लेबर्स भी आपकी हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में। तो जो भी पैसा आएगा वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन चार लोगों में या इन चार चीजों में। जहां से आपने कैपिटल लिया है उसका आप क्या दोगे, इंटरेस्ट दोगे। इंटरेस्ट मतलब अगर आपने कोई भी ब्याज पर पैसे उठाए हैं तो आपको ब्याज देना पड़ता है। तो आपने 1 लाख रुपए लोन लिया है तो आपको उस पर 6%, 8%, 12% आपको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर को हम क्या देते हैं, प्रॉफिट। जिसका दिमाग आपने लिया है, मतलब अगर कोई पार्टनर आपने हायर किया है या लगा है आपका पार्टनर है तो उससे क्या शेयर करना पड़ेगा, प्रॉफिट। जिसकी जमीन पे काम कर रहे हो उसे आपको देना पड़ेगा रेंट। और जिसका लेबर आपने लिया, जिससे आप मेहनत करवा रहे हो, जिससे काम करवा रहे हो, उसे क्या देना पड़ेगा, वेजेस और सैलरीज। तो जो भी आपने कमाया उसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस। अगेन जब हम इस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें कई सारे रिलेशनशिप्स पता चलते हैं जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज। अब ये रिलेशनशिप्स क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो हम इसके एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस नहीं कर रहे होंगे। इसके बाद दो टर्म्स होते हैं, एजेंट ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, तो इकोनॉमिक्स के दो एजेंट होते हैं, एक आपके कंज्यूमर और एक आपका प्रोड्यूसर। एजेंट मतलब जिसके बेसिस पर इकोनॉमिक्स चल रही है। तो कंज्यूमर नहीं हो तो कंज्यूम करने वाला कोई नहीं होगा, प्रोड्यूसर नहीं हो तो प्रोडक्शन करने के लिए कोई नहीं होगा। तो न सामान बन रहा है न सामान चाहिए किसी को, तो फिर यहाँ पर आपकी इकोनॉमिक्स रहेगी नहीं। तो इकोनॉमिक्स को चलाने के लिए जो दो लोग आपके काम करते हैं वो है आपके प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। फिर हम बात करते हैं कि प्रोडक्शन क्या हो, ये एजेंट ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। तो एजेंट ऑफ प्रोडक्शन को हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, जो ये चार होते हैं, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड और लेबर। फिर हम बात करते हैं नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है। ये आपने डिटेल में माइक्रो के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, लेकिन अगेन हम इसको शॉर्ट में डिस्कस करें तो माइक्रो और मैक्रो। तो यहाँ पे माइक्रो में आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन, और यहाँ मैक्रो में ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट, और एग्रीगेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करती है रिगार्डिंग वन इंडिविजुअल। तो एक पर्सन को क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उसके बारे में स्टडी करने वाली ब्रांच को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। लेकिन पूरी इकोनॉमी, पूरी कंट्री को कौन कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इसके बारे में स्टडी करने वाले ब्रांच को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी डिसीजंस होते हैं वो मार्केट फोर्सेस, डिमांड सप्लाई लेती है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो सारे डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है, आरबीआई लेती है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटी होती है, नैरो होती है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स ब्रॉड होती है, बड़ी होती है। माइक्रो की स्टडी करते वक्त मैक्रो के वेरिएबल्स हम कांस्टेंट रखेंगे, मैक्रो की स्टडी करते वक्त हम माइक्रो के वेरिएबल कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हो जाते हैं माइक्रो और मैक्रो के बारे में, और अल्टीमेटली आप ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे होंगे तो यहाँ डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। फिर हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। तो स्टैटिस्टिक्स एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस मतलब क्या है, इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं जो सीक्वेंस में परफॉर्म किए जाते हैं, और उन्हीं सारे स्टेप को अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो हम कहेंगे ये स्टैटिस्टिक्स है। तो स्टैटिस्टिक्स इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी डेटा को कलेक्ट करना, कलेक्ट करने के बाद उसे ऑर्गेनाइज करना,
ऑर्गेनाइज करने के बाद प्रेजेंट करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। जैसे सबसे पहले अगर मुझे जानना है कि आप में से मतलब अगर मुझे कोई पर्पस है, जैसे मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे मेरी क्लास में कौन कौन से बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास लेनी है जो बहुत वीक है, ये डिसाइड करने के लिए मैं क्या करूंगी, स्टैटिस्टिक्स कर निकालूंगी। कैसे निकालूंगी, सबसे पहले मैं कलेक्ट करूंगी डेटा, सबसे पूछूंगी आपके मार्क्स कितने आए थे प्रीवियस एग्जाम में। तो क्या किया मैंने, कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्ट करने के बाद फिर मैंने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है अरेंज करना। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन का मतलब क्या होता है कि आपने उनसे डेटा मांगा, आपने उससे डेटा लिया। फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है अरेंज करना। अरेंज करने का मतलब क्या है कि अब मान लो मैंने किसी से डेटा लेना शुरू किए, 50 स्टूडेंट्स थे, किसी ने बोला 60%, 62%, 80%, 70%, 79, 72, ऐसे कई सारे अलग अलग डेटा मुझे मिले। अब ऐसी डेटा को देखकर आप कुछ समझ नहीं सकते, आपको उसे अरेंज करना पड़ेगा। तो या तो आप उसे अरेंज करोगे इन असेंडिंग ऑर्डर या तो अरेंज करोगे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसको अरेंज करने में या टेली बार्स के थ्रू आप उसको अरेंज करोगे तो ये सब क्या हो जाएगा, इससे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। फिर हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन का मतलब है कि जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है उसे किसी प्रेजेंटेबल फॉर्म में अरेंज करो। प्रेजेंटेबल का मतलब क्या है कि जो भी आपने ये डेटा असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज किया, तो या तो आप इसकी टेबल बनाओ। टेबल बनाने के बाद यहाँ पे आप लिखो कि कितने बच्चों के 0 से 10 के बीच में मार्क्स आए हैं, 10 के 20 के बीच में मार्क्स आए हैं, ऐसे ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, टेब्यूलर प्रेजेंटेशन। या फिर आप पाई चार्ट के थ्रू दिखाओ। तो पाई चार्ट के थ्रू आपने दिखा दिया कि किसके कितने परसेंटेज आए, कितने बच्चों के कितने परसेंटेज आए हैं। या तो फिर आप बार डायग्राम्स के थ्रू दिखा दोगे। बार डायग्राम्स का मतलब क्या हो जाएगा कि कितने बच्चों के कितने ज़्यादा किसके बीच में मार्क्स आए हैं वो आप दिखा सकते हो। तो ऐसे आपके पास जब आप ग्राफ के बेसिस पर या टेबल के बेसिस पर अपने डेटा को प्रेजेंट करते हो तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंटेशन। फिर निकलता है एनालाइजिंग। अब देखो कई बार अगर डेटा ज्यादा हो तो ये प्रेजेंट करके भी कुछ समझ में नहीं आता है, आपको क्या निकालना पड़ता है, इसका फर्दर कुछ कैलकुलेशंस करने होते हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड, ये सब निकालना होता है, या फिर परसेंटेज निकालने होते हैं। तो इन सबको हम कहते हैं एनालाइजिंग। जैसे अगर मुझे निकालना है कि मेरे पास 3 सेक्शन है ए बी सी, मुझे पता करना है कि तीनों में से ज्यादा होशियार कौन सा है। तो मैं क्या करूंगी, क्लास जो 11 जो सेक्शन ए है उसके सारे बच्चों के मार्क्स का मीन निकालूंगी, एवरेज निकालूंगी, फिर बी का निकालूंगी, फिर सी का निकालूंगी। तो मान लीजिए ए का जो एवरेज आ रहा है वो 70% है, बी का है 80%, सी का है 90%। तो मुझे इजिली पता चल सकता है कि किसका जो कौन सा सेक्शन है वो ज्यादा होशियार है और कौन सा सेक्शन गधा है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि एनालाइज करने के बाद उसको समझना। कैलकुलेट तो आपने कर लिया, आप कैलकुलेट करने के बाद उससे कुछ कंक्लूजन निकालो। कंक्लूजन निकालने का मतलब क्या है कि हमें एक्स्ट्रा क्लास लेनी है सी की, या फिर हमें ए की एक्स्ट्रा क्लास लेनी है जो क्योंकि वो बहुत वीक है, या फिर जो बहुत सारे होशियार बच्चे हैं उनको हम क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेड है कि वो ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ध्यान दें। तो ये क्या है, कुछ ना कुछ इससे कंक्लूजन निकालना कि आप क्या समझते हो। वैसे अगर आपने ये सारी स्टडी की है फॉर द पॉवर्टी कि आप निकाल सको कि पॉवर्टी कितनी है, तो इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि मीन मीडियन मोड निकालकर आप कंपेयर कर सको कि कौन सी कंट्री पीछे है, कौन सी कंट्री आगे है। तो एनालाइजिंग में आपने सिर्फ कैलकुलेशन किया, इंटरप्रिटेशन में उस कैलकुलेशन को आप समझते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पूरी प्रोसेस जिसे हम कहते हैं ये जो पूरी प्रोसेस है इसका नाम क्या है, स्टैटिस्टिक्स। अब अगेन स्टैटिस्टिक्स नाम से ही समझ नहीं आ रहा है कि क्या ये सिंगुलर है या ये प्लूरल फॉर्म है। मतलब अगर मैं बात करूं जैसे शर्ट या फिर शर्ट्स, ये क्या है, शर्ट सिंगुलर है, शर्ट्स क्या है, प्लूरल है। वैसे ही चेयर की बात करूं तो चेयर, चेयर्स। तो समझ में आ रहा है कि क्या सिंगुलर है क्या प्लूरल है। वैसे ही स्टैटिस्टिक्स क्या है, क्या ये सिंगुलर फॉर्म है या प्लूरल फॉर्म है। अब कुछ चीज़ें क्या होती है, जैसे अगर आप बात करें सिजर्स, सिजर्स खुद ही सिंगुलर भी है, एक अगर आप कैंची की बात करते हैं तो भी वो सिजर्स बोलेंगे, और एक से ज़्यादा की बात करेंगे तो भी सिजर्स बोलेंगे। वैसे ही ट्राउजर्स, तो ट्राउजर कुछ नहीं होता, ट्राउजर्स होते हैं। तो एक है तो भी ट्राउजर्स बोलेंगे और बहुत सारे हैं तो भी ट्राउजर्स बोलेंगे। वैसे ही ग्लासेस, ग्लास कुछ नहीं होता, ग्लासेस होता है। चाहे एक है तो भी ग्लासेस या गॉगल्स, और दो है या दो से ज्यादा है तो भी हम उसे गॉगल्स या फिर ग्लासेस बोलते हैं। गॉगल कुछ नहीं होता, गॉगल्स होता है। वैसे ही आपके हेयर, हेयर्स नहीं होता, हेयर होता है। तो एक बाल है या 100 बाल है उसे हम क्या कहेंगे, हेयर ही कहेंगे।
तो अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका सिंगुलर भी वही होता है, प्लूरल भी वही होता है। तो वैसे ही हमारा कुछ स्टैटिस्टिक्स भी है। तो स्टैटिस्टिक्स एक ही वर्ड है, लेकिन इसके दो अलग अलग मतलब हैं। एक स्टैटिस्टिक्स हम यूज़ करते हैं एज अ प्लूरल सेंस, और एक स्टैटिस्टिक्स वही वर्ड को हम यूज़ करते हैं इन द प्लूरल सेंस। तो अगर हम उसे प्लूरल नाउन की तरह यूज़ करें, प्लूरल सेंस में यूज़ करें, तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और न्यूमेरिकल डेटा। तो वो इन्फॉर्मेशन जो आपके पास नंबर या न्यूमेरिकल डेटा के फॉर्म में है, उस इन्फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स। जैसे जैसे आपके क्लास 10th में 80% आए थे, तो ये 80% एक नंबर डेटा हुआ, न्यूमेरिक फॉर्म में डेटा हुआ, इससे हम क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। आपकी एज क्या है, नंबर में एक्सप्रेस की जाती है, इससे हम क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। वैसे ही आपकी इनकम कितनी है, या फिर एक्सेट्रा कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, आपके पास कितनी बुक्स हैं, या आप कितनी कंट्रीज में ट्रैवल करने गए हैं, आपने कौन कौन से सिटीज़ देखी हैं, 7 वंडर्स में से आप कितने वंडर्स के बारे में जानते हैं, ये सारे क्या है, न्यूमेरिक डेटाज हैं। तो जब भी किसी इन्फॉर्मेशन को हम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स इन द प्लूरल सेंस। ओके, तो क्लास 11th में 80 स्टूडेंट्स हैं, जबकि क्लास 12th में 8 बच्चे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, जैसे हमारे कंट्री में 40% लोग पुअर हैं, जबकि अमेरिका में सिर्फ 8% लोग पुअर हैं। तो ये नंबर्स क्या हो जाएंगे, न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, इसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब देखो डेटा और स्टैटिस्टिक्स में फ़र्क होता है। डेटा और स्टैटिस्टिक्स में क्या फ़र्क है कि जो डेटा होता है वो एक सिंगल हो सकता है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में आपको बहुत सारे नंबर चाहिए होंगे, तभी वो स्टैटिस्टिक्स होगा। तो एक नंबर है तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि काउ हैज़ 4 legs, तो 4 ये अभी भी क्या है, एक न्यूमेरिक डेटा है, पर ये सिर्फ डेटा है, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। क्योंकि अब देखो, आपने कलेक्ट तो कर ली इन्फॉर्मेशन, क्या हम इसे, स्टैटिस्टिक्स में तो 5 स्टेप होते हैं ना, तो आपने कलेक्ट कर ली कि ठीक है, काउ के पास 4 legs हैं, क्या आप इसे अरेंज कर सकते हो इन द असेंडिंग या डिसेंडिंग? नो। आप इसे प्रेजेंट कर सकते हो इन द टेबल या फिर पाई चार्ट? नो। आप क्या इसका मेन मीडियन मोड निकाल सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। और ना ही हम इसे कुछ समझ सकते हैं, इंटरप्रेट भी नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये सिर्फ एक डेटा है, स्टैटिस्टिक्स नहीं है। जबकि अगर हमें दिया हो कि काउ के 4 लेग होते हैं, जबकि ह्यूमंस के 2 होते हैं, या फिर और भी हमें एग्जांपल्स दिए हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे स्टैटिस्टिक्स। वैसे यहाँ पे दिया है राम हैज़ 200 रुपीज़ इन हिज पॉकेट, तो राम के पास 200 रुपए हैं, ये एक डेटा है, इससे आप सिर्फ डेटा कहेंगे, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं होता। लेकिन अगर मैं कहूँ राम के पास 200 है, जबकि श्याम के पास 300 है और मोहन के पास 400 है, तब हमारे पास बहुत सारे नंबर्स आ गए, तो अब ये डेटा, अब ये आपका स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। क्योंकि आपके पास 2 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा नंबर्स हैं, तो आप इसको अरेंज कर सकते हो, आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो, मीन मीडियन मोड निकाल सकते हो, एनीथिंग इज पॉसिबल। फिर हम बात करें, अ यंग लेडी वॉज रन ओवर बाय अ स्पीडिंग ट्रक एट 100 किलोमीटर पर आवर। तो जो एक लेडी थी, उसने 100 किलोमीटर पर आवर वॉज रन ओवर बाय अ स्पीडिंग ट्रक, मतलब वो खड़ी थी तो उसके सामने से इतनी की 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ट्रक ने इसको क्रॉस किया। तो ये क्या है, ये अगेन एक डेटा है, क्योंकि एक ही नंबर आया। हमें क्या चाहिए, बहुत सारे नंबर चाहिए अगर हम इसे स्टैटिस्टिक्स बोलना चाहते हैं तो। ओके, सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स के क्या फीचर्स होते हैं, उसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट फीचर इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। इसका मतलब कि अगर आपके पास कोई एक ही नंबर है, एक ही इंडिविजुअल नंबर है, तो वो सिर्फ डेटा होता है, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता। फॉर स्टैटिस्टिक्स इट इज नेसेसरी कि आपके पास मल्टीपल नंबर्स हों, ग्रुप ऑफ नंबर्स हों। ठीक है, तो अगर एक सिंगल नंबर है तो वो कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता। आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रुप ऑफ नंबर्स होना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने बोला कि देर आर 300 स्टूडेंट्स इन आर्ट्स फैकल्टी, सिर्फ इतना बोला, तो एक ही डेटा है आपके पास, ये अब सिर्फ एक डेटा होगा, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि 300 स्टूडेंट्स आर्ट्स में है, 400 कॉमर्स में है, 300 आपके साइंस में है, तो आपके पास 2-3 नंबर हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो नंबर्स में ही एक्सप्रेस होती हैं, तो वो डेटा जो नंबर्स में नहीं है, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी एज कितनी है, आपकी इनकम कितनी है, या फिर आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, तो इन सब का आंसर किस में होगा, नंबर्स में होगा। तो जिसका आंसर नंबर में पॉसिबल है, सिर्फ वही स्टैटिस्टिक्स बना सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी हॉबी क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन सी है, तो ये भी क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर जो है वो नंबर्स में पॉसिबल नहीं है, तो ये स्टैटिस्टिक्स हो ही नहीं सकता।
तो ये सिर्फ एक डेटा रहेगा, क्वालिटेटिव डेटा, जबकि ये स्टैटिस्टिक्स नहीं बनाएगा। तो स्टैटिस्टिक्स किस में होते हैं? नंबर्स में होते हैं। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जैसे कि छोटा या फिर बड़ा, या जिसका आंसर रिच या पुअर हो, या फिर फीमेल मेल हो, या फिर आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, ऐसे कुछ आंसर्स हो, तो ये सब आपके सिर्फ डेटास होते हैं, ये आपके स्टैटिस्टिक्स नहीं होते हैं। फिर हम बात करते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। तो ऐसा कहा जाता है कि आप जब स्टैटिस्टिक्स में स्टडी कर रहे होते हो तो देयर मस्ट बी मल्टीपल कॉजेस फॉर दैट स्टडी, क्योंकि अगर उस स्टडी के पीछे एक ही कॉज है तो जिस दिन वो कॉज हट जाएगा उस दिन आपकी स्टडी वीक हो जाएगी और वो इररिलेवेंट हो जाएगी, वो फेल हो जाएगी। इसका मतलब कि अगर आपने स्टडी की हुई है अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट, कि हमारे देश में बहुत सारी बेरोजगारी है, लोगों के पास खाना खाने के लिए नहीं है, लोगों की जो दुकान है वो नहीं है, ऐसे आपने कोई भी स्टडी कर की हुई है, लेकिन उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, वो है कोरोना, क्योंकि कोरोना आया हुआ था तो ऐसी कंडीशंस चल रही थी। अब जैसे ये कोरोना हटेगा पूरी स्टडी आपकी फेल हो जाएगी, क्योंकि अगेन लोगों के पास रोजगार आ जाएगा, लोगों के पास खाने का आ जाएगा, या जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें उनके पास अवेलेबल हो जाएंगी। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जो भी स्टडी हो उसके पीछे मल्टीपल कॉजेस होने चाहिए, तभी आपकी जो स्टडी है वो लॉन्ग टर्म में यूजफुल रह सकती है, वरना वो फेल हो जाएगी। तो स्टेटिस्टिक्स जो होती है वो एक सिंगल फैक्टर से अफेक्ट नहीं होती है, उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 30% राइज इन द प्राइसेस, कि आपकी किसी भी चीज़ की जो कीमतें थी वो 30% से अगर बढ़ गई तो वो एक रीज़न नहीं होना चाहिए, उसके पीछे कई सारे रीज़न होने चाहिए। जैसे कि हो सकता है सप्लाई कम हो गई हो सकता है उसकी डिमांड जो है वो बढ़ गई हो, उसकी वजह से इसकी जो प्राइसेस है वो बढ़ी है। ओके, फिर हम बात करते हैं रीजनेबल एक्यूरेसी। रीजनेबल एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि जो भी आप स्टडीज कर रहे हैं, जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो एक्यूरेट होना चाहिए, वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि अगर एक्यूरेट में कई बार ना 100% एक्यूरेसी लेना पॉसिबल नहीं होती है। जैसे अगर पूरी कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है ये अगर काउंट करना चाहूँ, तो भले ही मैं सेंसस करवा दूँ, हर एक घर में जाकर लोगों से पूछूं आपके घर में कितने लोग रहते हैं, फिर भी हम श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकते कि हर एक इंसान यहाँ पे गिना गया है। हो सकता है कि कई बार जब आप घर में जाए जनगणना करने के लिए तो वहां पे वो पर्सन अवेलेबल ना हो, तो वो आपकी जनगणना में काउंट नहीं हुआ हो। लेकिन जो आपका सेंसस आएगा वो बड़े 100% ट्रू नहीं है, मतलब श्योरिटी नहीं है कि सारे लोग काउंट हो ही गए हैं, लेकिन 90-95% वो सही है। और 90-95% अगर सही है तो हम कहेंगे सिर्फ 19-20 का फर्क है। तो जो आपका रिजल्ट होना चाहिए, जो आपके स्टेटिस्टिक्स होने चाहिए, वो रीजनेबल एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो वो थोड़े से एक्यूरेट होने चाहिए, फॉल्स फिगर नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अगर वो कोई फिगर दिखा रहा है 18% और आपका आंसर आ रहा है 80%, इतना फर्क नहीं होना चाहिए। हाँ, 18% का 19%, 17% इतना होगा तो चलेगा। ठीक है, तो ये आपके पर्पस पर, इन्वेस्टिगेशन के पर्पस पर भी डिपेंड करता है कि आपका जो स्टेटिस्टिक्स होगा उसमें कितनी एक्यूरेसी होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं म्यूचुअली रिलेटेड और कंपेरेबल। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी से डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो डेटास जो है वो म्यूचुअली रिलेटेड होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। तो अगर मैंने किसी से पूछा आपकी एज कितनी है, दूसरे से पूछा आपकी हाइट, तीसरे से पूछा उसका वेट, चौथे से पूछा उसके मार्क्स, तो भले ही मेरे पास एक मार्क्स, हाइट, वेट, इनकम, चार चीजें हैं, तो यहाँ पे एग्रीगेट ऑफ फैक्ट भी हो गया, और ये जो है वो सारे न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड भी हो गए। ये सारी चीजें मेरे पास हैं, लेकिन क्योंकि इनके यूनिट सेम नहीं है तो यहाँ पर मैं कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए ये स्टेटिस्टिक्स का पार्ट नहीं होगा। तो म्यूचुअली रिलेटेड का मतलब है कि उनका जो क्वालिटी ऑफ कंपेरिजन होना उनके बीच में होना चाहिए, तभी हम उसे क्या कहेंगे, स्टेटिस्टिक्स। तो राम 40 साल का है, मोहन 5 फीट टॉल है, या फिर जो सोहन है उसका जो वेट है वो 60 kg है, ये आपका स्टेटिस्टिक्स नहीं बना सकता। अगर आप किसी का वेट ले रहे हो तो सबका वेट लो, हाइट ले रहे हो तो सबकी हाइट ही होनी चाहिए और सबकी इनकम ही होनी चाहिए, अदरवाइज वो स्टेटिस्टिक्स नहीं बनाएगा। फिर हम बात करते हैं प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। डेटा कलेक्ट करने के पीछे आपके पास कोई रीजनेबल कारण होना चाहिए, कोई रीजनेबल वजह होनी चाहिए, कोई रीजन होना चाहिए उसके पीछे। इसका मतलब ये है कि अगर आप बिना वजह के किसी से भी डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसे हम सिर्फ गॉसिप कहते हैं, फिर वो आपका स्टेटिस्टिक नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप कभी ट्रेन में ट्रेवल करें तो आपके पड़ोस की सीट में अगर कोई अंकल आंटी बैठे हो तो वो कभी भी आपसे इसे पूछ लेते हैं कि और बेटा कहाँ रहते हो, क्या करते हो, और कितने साल के हो, शादी हो गई है नहीं हो गई है। तो ये भी क्या कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, बट ये क्वेश्चन करने के पीछे कोई रीजन नहीं है, वो सिर्फ गॉसिप है, वो ऐसे टाइम पास कर रहे हैं।
तो अगर बिना रीजन के आप डेटा कलेक्ट करते हो तो वो गॉसिप होती है। जबकि अगर आप चाहते हो कि वो स्टेटिस्टिक्स बोला जाए उसे, तो आपके डेटा कलेक्ट करने के पीछे कोई रीजन होना चाहिए। तो अगर मैं अपनी क्लास के बच्चों के मार्क्स कलेक्ट कर रही हूँ तो उसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए। या तो मुझे मार्कशीट बनानी है, या तो मुझे डिसाइड करना है कि इनमें से कितने बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास रखनी चाहिए जो वीक है बहुत ज़्यादा, या फिर मुझे चाहिए कि ये पता करना है कि कितने लोग को का इम्प्रूवमेंट आ रहा है, कितने लोग पीछे जा रहे हैं। तो ये सारी कुछ रीजंस होने चाहिए, कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। जो स्टेटिस्टिक्स है वो एन्यूमरेटेड भी हो सकती है और एस्टिमेटेड भी हो सकती है। एन्यूमरेटेड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मुझे एक क्लास है जिसमें सारे बच्चों का जो मार्क्स है उसका मीन निकालना है, एवरेज निकालना है। इसके लिए मैंने क्या किया, क्लास में मान लीजिए 50 बच्चे थे तो मैंने 50 बच्चों के पास जाकर ही डेटा कलेक्ट किया कि आपके मार्क्स ऐसे करके सारे 50 बच्चों के डेटा कलेक्ट किए। तो वहां पे मैं क्या कहूंगी कि ये क्या है, एन्यूमरेटेड मेथड, ये एन्यूमरेशन था। जबकि मैं क्या करूं, अगर ऐसी 3-4 क्लासेस हैं जिसमें 50-50 बच्चे हैं और मैं 50 बच्चों से ना पूछूं, मैं इस क्लास के किसी भी 5 बच्चों से या 10 बच्चों से पूछूं, इस क्लास के भी 5 बच्चों से पूछूं और इस क्लास के भी 5 बच्चों से पूछूं, और फिर मैं डिसाइड करूं कि ठीक है यार, यहाँ के जो 5 बच्चे थे उनके हिसाब से ये क्लास ज़्यादा गधी लग रही है, इस क्लास के जो 5 बच्चों जिनसे मैंने मार्क्स पूछे ये क्लास होशियार लग रही है और ये मीडियम लग रही है। अगर ऐसे में कोई डिसीजन लेती हूँ तो इसे हम कहते हैं एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब होता है तुक्का लगाना और एन्यूमरेशन का मतलब होता है डिटेल स्टडी करना। तो एन्यूमरेशन का मतलब वो प्रोसीजर होती है जहाँ पर अगर, अच्छा ये हम बात करते हैं कि एन्यूमरेशन वो स्टडी होती है जहाँ पे आप हर एक पॉपुलेशन से जाके डेटा कलेक्ट करते हो। एस्टिमेशन मतलब आप उनके किसी सैंपल से डेटा कलेक्ट करते हो। अगर 50 बच्चे हैं तो 50 से नहीं पूछोगे, किसी 10 बच्चों से मार्क्स पूछोगे। अगर मान लीजिए मुझे जानना है कि हमारे यहाँ के स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, ठेले वाले, या जो नॉर्मली जो स्ट्रीट पे अपनी सामान बेचते हैं, उनकी इनकम कितनी है, और मैं अपने शहर के सारे स्ट्रीट वेंडर से जाके पूछती हूँ, तो एन्यूमरेशन। लेकिन अगर इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं हर मोहल्ले के 2-2 स्ट्रीट वेंडर्स को पकड़ती हूँ और उनसे पूछती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एस्टिमेटेड। अब जब हमारी फील्ड ऑफ स्टडी बहुत बड़ी होती है, फील्ड ऑफ स्टडी बड़ी होने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास, अगर स्ट्रीट वेंडर्स का डेटा कलेक्ट करना है और मेरे शहर में अगर 100 स्ट्रीट वेंडर्स हैं, तो हर एक से जाकर डेटा कलेक्ट करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो वहां पे मैं क्या कर सकती हूँ, वहां पे मैं एस्टिमेशन लगा सकती हूँ। लेकिन अगर मेरी जो स्टडी फील्ड है वो सिर्फ 10 बच्चों की है, अगर मैं किसी क्लास में पढ़ाती हूँ, मान लीजिए वहाँ पे सिर्फ 20 बच्चे हैं और उनका डेटा कलेक्ट करना है, तो क्योंकि जो मेरा फील्ड ऑफ स्टडी है वो बहुत छोटी है, पॉपुलेशन साइज बहुत छोटी है, तो यहाँ पर मुझे एन्यूमरेशन कर देना चाहिए क्योंकि अभी मुश्किल नहीं है। वैसे अगर आप कंपेयर करें पूरी कंट्री के साथ, तो अगर आपको पूरी कंट्री का डेटा चाहिए तो डेटा बहुत लार्ज हो जाता है, तो आप चाहो तो वहाँ पे एस्टिमेशन कर सकते हो। और कंपेयर करो अगर आप किसी मोहल्ले के साथ, कि अगर आप किसी मोहल्ले की स्टडी बस करनी है, तो वहाँ पे आपके पास जो फील्ड ऑफ स्टडी होगी वो छोटी होगी, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप एन्यूमरेशन कर सकते हो। ओके, तो डिपेंड करता है, ज़्यादा लोग हैं तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन कम लोग हैं तो पॉसिबल हो जाता है एन्यूमरेशन करने के लिए। फिर हम बात करते हैं कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो जो भी डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो उसे कलेक्ट करने से पहले आपके पास प्लान तैयार होना चाहिए कि आपको कब डेटा कलेक्ट करना है, कहाँ करना है और कैसे करना है। तो ये सारी प्री प्लानिंग ऑलरेडी हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे गए और रैंडमली आप किसी से भी क्वेश्चन करना आपने शुरू कर दिया। तो स्टैटिस्टिक्स के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसका जो डेटा है वो प्रॉपरली प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही कलेक्ट किया जाए। ठीक है, अगर आपका जो हैफिसार्ड मैनर मतलब रैंडमली अगर आपने किसी से भी डेटा कलेक्ट किया हुआ है तो उससे कंक्लूजन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मुझे अगर मेरी क्लास के स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, तो सिस्टमेटिक वे क्या होगा कि मैं प्रॉपरली उनको बिठा दूँ और फिर एक एक करके रो से मैं जाऊँ और उनसे क्वेश्चन करती जाऊँ और उनका डेटा कलेक्ट करूँ। तो ये यहाँ पे जो डेटा होगा वो प्रॉपर सिस्टमेटिक डेटा होगा। लेकिन अगर मैं क्या कर रही हूँ, छुट्टी होने के बाद अपने स्कूल के गेट के बाहर खड़ी हो जाऊँ और जो बच्चे वहाँ से गुजर रहे हैं उनमें से ऐसे ही रैंडमली किससे भी उनके डेटा कलेक्ट करूँ, तो वो सिस्टमेटिक नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर 2 प्रॉब्लम्स आएंगी। एक तो आपकी प्रॉब्लम होगी, हो सकता है कि कोई उसमें से स्किप हो जाए, और दूसरी है डुप्लीकेशन की। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि कई बार कि मैं एक ही बच्चे से 2 बार डेटा कलेक्ट कर लूँ, और ऐसे भी पॉसिबल है कि कुछ बच्चे वहाँ पे छूट जाए जिनसे डेटा मैं कलेक्ट ना कर पाऊँ। तो जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो एक सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए। कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि सारे न्यूमेरिक डेटा कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। एक तो सिर्फ न्यूमेरिक डेटा को ही हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, क्वालिटेटिव को तो हमने पहले ही लाइन से हटा दिया है।
बट अब जो न्यूमेरिक भी बचे हैं, क्वांटिटेटिव भी बचे हैं, वो सारे ही न्यूमेरिक डेटा स्टैटिस्टिक्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिपेंड करना चाहिए इसमें एग्रीगेट ऑफ फैक्ट की है कि नहीं है, म्यूचुअल डिपेंडेंट है कि नहीं है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज है कि नहीं है, एक्यूरेट है कि नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और लाइन आपको देखने के लिए मिल जाएगी और वो लाइन ये है कि ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डेटा बट ऑल डेटास आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। इसका मतलब क्या है कि स्टैटिस्टिक्स में जो आता है वो डेटा अपने आप हो ही जाता है। ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि 5 स्टूडेंट्स के मैंने आपको मार्क्स दे दिए, तो ये स्टैटिस्टिक्स भी है और ये डेटा भी है। लेकिन सारे डेटा स्टैटिस्टिक्स में ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे एक बच्चे का मार्क्स डेटा तो होता है बट ये स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है। तो अगर वो स्टैटिस्टिक्स में क्वालिफाइड हो गए हैं तो वो डेटा अपने आप हो जाएंगे, लेकिन अगर वो डेटा हैं तो हम ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि वो स्टैटिस्टिक्स भी होंगे। आगे बढ़ते हैं कि अब हमने देखा है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो इन प्लूरल फॉर्म किसे कहते हैं, नंबर्स को कहते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, तो 20 कार, 40 एज, या फिर 5 फुट 6 इंच ये हाइट है, या फिर हमारा 56 वेट है, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आपकी स्टैटिस्टिक्स होती है इन द प्लूरल सेंस। लेकिन अगर हम सिंगुलर सेंस की बात करें तो सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है मेथड। तो जिस मेथड से आप ये पूरा स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म कर रहे हो, उन मेथड्स को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स बट इन सिंगुलर सेंस। जैसे अगर मुझे डेटा स्टैटिस्टिक्स की प्रोसेस क्या होती है, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और फिर इंटरप्रिटेशन। ये आपकी क्या है, 5 स्टेप्स हैं। और पांचों स्टेप्स को करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, तो उनके मेथड्स को भी हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं बट इन द सिंगुलर सेंस। तो यहाँ पे सबसे पहली स्टेज क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा। और डेटा कलेक्ट करने के लिए आपके पास 2 मेथड्स होती हैं, या तो सेंसस या तो सैंपल। तो या तो आपके पास ऑप्शन है सेंसस, मतलब वही जो आपने एन्यूमरेशन में देखा, तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप हर एक इंसान के पास जाके डेटा कलेक्ट करो, तो वो क्या हो जाएगा, सेंसस। दूसरा ऑप्शन ये है कि सारे लोगों के पास ना जाकर उनमें से आप सिलेक्ट कर लो कोई 5-6 लोग और उनसे ही डेटा कलेक्ट करो, तो वो क्या हो जाएगा, सैंपल। दूसरी स्टेज है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब जो डेटा आपने कलेक्ट किया है वो रॉ डेटा है, उससे आप कोई भी कंक्लूजन नहीं कर सकते, स्टडीज करना पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा इन द असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर उसे टेली बार के थ्रू आपको उसे अरेंज करना होगा। जैसे डेटा कलेक्ट किया तो मान लीजिए किसी मार्क्स का डेटा है, किसी के 42 मार्क्स हैं, किसी के 37 हैं, किसी के 56 हैं, किसी के 69 है, इसके बाद किसी के 72 है, किसी के 38 है, फिर 47 है, इस तरीके से डेटा है। तो इससे आप कुछ समझ नहीं सकते, लेकिन इसी को अगर मैं अरेंज कर दूँ इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा, उसी को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा होता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब जो डेटा आपने असेंडिंग डिसेंडिंग में ऑर्गेनाइज किया है, या फिर जैसे आपने टेलीबार्स के थ्रू ऑर्गेनाइज किया है, उसे प्रेजेंट करना इस तरीके से ताकि वो अट्रैक्टिव हो जाए टू द यूजर। जैसे आप क्या कर सकते हो, उस डेटा का टेबल बना सकते हो। टेबल में आप लिख सकते हो जैसे 0 से 10 के बीच में कितने लोग बच्चों के मार्क्स हैं, 10 से 20 के बीच में कितनों के हैं, 20 से 30 के बीच में कितने के हैं। तो अब इस फॉर्म में पढ़ना, अगर वैसे लिखा होता है कि लाइन में लिखा होता है 20, 40, 60, 80, 90, तो उनके लिए पढ़ना वो डिफिकल्ट हो जाता है, पर इस टेबल के फॉर्म में उसके लिए उनके लिए पढ़ना ज़्यादा आसान होगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप एक पाई चार्ट बना सकते हो। तो इस पाई चार्ट के थ्रू आप उन्हें दिखा सकते हो कि कितने बच्चों के कितने % मार्क्स आए हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप बना सकते हो एक बना सकते हो बार डायग्राम, जहाँ पे आप ये दिखा सकते हो कि कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं। तो आपके पास ये जो ऑप्शंस होते हैं इसे हम कहते हैं क्या, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। फिर हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ डेटा। अब आपने जो डेटा को प्रेजेंट किया है उसका फर्दर कैलकुलेशन करना। जैसे आपके पास अभी मान लो जो 50 बच्चों के मार्क्स हैं, तो इनको यूज करके इसको कैलकुलेट करके आप इसका कुछ मीन निकाल लीजिए, मीडियन निकाल लीजिए, मोड निकाल लीजिए, या फिर कितने % बच्चे जो है वो पास हुए हैं या कितने % बच्चे फेल हुए हैं। तो कुल मिला के बड़े से डेटा को एक नंबर में रिप्रेजेंट करना होता है एनालिसिस। तो हम क्या करते हैं, इसका परसेंटेज निकालते हैं या फिर कुछ एवरेजेस निकालते हैं ताकि उसे समझना और आसान हो जाए। फिर आता है आपका स्टेज 5, वो है इंटरप्रिटेशन। तो एनालिसिस में आपने क्या किया है, कैलकुलेशन किया है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है उससे
कंक्लूजन निकालना, उसे समझना कि आप क्या समझ रहे हो। तो आपने निकाला, मान लीजिए कि ए बी सी सेक्शन है, उसका एनालिसिस करने के बाद पता चला कि ए सेक्शन जो है उसमें जो 10% बच्चे हैं वो फेल हुए हैं, बी सेक्शन में 15% बच्चे फेल हुए हैं और सी सेक्शन में 7% बच्चे फेल हुए हैं। क्या पता चल रहा है कौन सा सेक्शन सबसे बुरी हालत में है? बी सेक्शन है। तो ये जो इंटरप्रेट किया कि बुरी हालत में कौन है, सबसे होशियार कौन है, इस इंटरप्रिटेशन को ही, मतलब इसी समझ को हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन। तो फिर आप निकालिए कि वो जो आपने परसेंटेज निकाले उसका मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब है कि प्रॉब्लम कितनी सीवियर है, कहाँ पर ये प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है, कहाँ पे ये प्रॉब्लम छोटी है। या फिर डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है या कितना वीक रिलेशन है। आप अपनी समझ बिल्ड करिए उस डेटा से, उसे हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन। कलेक्ट किया, अरेंज किया ऑर्गन असेंडिंग डिसेंडिंग में, फिर उसका टेबल बनाया, पाई चार्ट बनाया, उसे प्रेजेंट किया ताकि सुंदर दिखे। सुंदर लगने के बाद हमने उसे एनालाइज किया, मीन मीडियन मोड परसेंटेज निकाले, और ये सब करने के बाद फिर हमने उसे इंटरप्रेट किया, हमने उसे समझा, कुछ कंक्लूजन निकाला। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपको तीन चीज़ें कवर करनी होती हैं। एक तो इसका नेचर क्या है, दूसरा इसका सब्जेक्ट मैटर, और तीसरा इसकी लिमिटेशंस। तो स्कोप के अलावा उसके अंदर आपको तीन चीज़ें कवर करनी है, उसका नेचर, उसका सब्जेक्ट मैटर और उसके लिमिटेशंस। नेचर में हम ये कवर करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स किसकी तरह बिहेव करता है। क्या ये स्टैटिस्टिक्स साइंस की तरह है या ये आर्ट की तरह है। तो अच्छी बात यह है या खास बात यह है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो दोनों की तरह बिहेव करता है। इसमें साइंस के भी कुछ फीचर्स होते हैं, इसमें आर्ट के भी कोई फीचर्स होते हैं। साइंस की फीचर्स का मतलब ये है कि जब हम स्टैटिस्टिक्स को परफॉर्म करते हैं या जब हम उसे कलेक्ट करते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि वो कलेक्शन कैसा होना चाहिए, साइंटिफिक या सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए। तो हम जो भी चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं वो साइंटिफिक या सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए, उसमें रिलेटिव एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो ये सारे जो फीचर्स हैं स्टैटिस्टिक्स की, वो हाईलाइट करते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो साइंस की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे जब हम साइंटिफिक और सिस्टमेटिक मैनर की बात करते हैं तो वो हाईलाइट करता है कि ये साइंस की तरह है। जबकि स्टैटिस्टिक्स में जो भी हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं या जो भी हम चीज़ें डिस्कस करते हैं वो हमारे लाइफ के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की जैसे होते हैं। या इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में जानने की कोशिश करता है। जैसे कि कितनी पॉवर्टी है, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, कितनी इलिटरेसी है, इन सब चीज़ों को ये हाईलाइट करता है ताकि हमें ये समझ में आए कि हमारी कंट्री में कौन सी प्रॉब्लम ज़्यादा सीवियर है जिस पे फोकस करने की ज़रूरत है, और ताकि हम उस पर फोकस करें और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो अल्टीमेटली जो आपका स्टेटिस्टिक्स है वो आपके रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में बात भी करता है और इवन वो सजेशन भी देता है कि कैसे आप उसे ठीक कर सकते हो, या रास्ते दिखाता है कि कैसे आप उसे ठीक कर सकते हो। तो ये क्या है, आपका रियल लाइफ प्रॉब्लम के बारे में बात करता है, जो हाईलाइट करता है ये एक आर्ट भी है। ओके, फिर हम बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट मैटर में दो चीज़ें आती हैं, एक है ये डिस्क्रिप्टिव भी होता है और ये इन्फ्लुएंशियल भी होता है। जब हम डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं तो अभी हमने देखा कि स्टैटिस्टिक्स में 5 स्टेप्स होते हैं। ये शुरू होता है आपके कलेक्शन से, फिर आपका होता है इसमें ऑर्गेनाइजेशन, फिर आपका आता है प्रेजेंटेशन, फिर आपका आता है एनालाइजिंग एंड देन इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो ये जो पूरे प्रोसेस है आपकी स्टैटिस्टिक्स की, इसमें स्टार्टिंग की जो 4 होती हैं वो डिस्क्रिप्टिव के अंदर आती है और लास्ट वाली जो होती है वो इन्फ्लुएंशियल के अंदर आती है। इसका मतलब जब आप नॉर्मली डेटा को बताते हो या प्रेजेंट करते हो कि इतने मार्क्स आए थे, या आपने डाटा कलेक्ट किया, असेंडिंग डिसेंडिंग में उसे अरेंज कर दिया, फिर आपने टेबल के फॉर्म में उसे सजा भी दिया, इसके बाद आपने मीन मीडियन मोड वगैरह निकाल दिए, तो ये सब क्या है, एक डिस्क्रिप्शन है। सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि ये प्रॉब्लम क्या है, कैसी है। जबकि इन्फ्लुएंशियल में आप उससे कुछ कंक्लूजन्स निकालते हो, आप उससे अपनी समझ या अपनी थॉट प्रोसेस को डेवलप करते हो कि इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, कौन सी प्रॉब्लम को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे हमने देखा कि हमारे यहाँ पे 2 स्टेट्स हैं, एक स्टेट है हमारा, एक सेकेंड में ले लेते हैं, तो एक हमारा स्टेट है महाराष्ट्र और दूसरा हमारा स्टेट है बिहार। आपने दोनों ही पॉपुलेशन की स्टडी करी, महाराष्ट्र में भी और बिहार में भी, तो आपको पता चला कि महाराष्ट्र की 20% पॉपुलेशन जो है वो इलिटरेट है फॉर एग्जाम्पल, और बिहार की 40% पॉपुलेशन इलिटरेट है। इसके लिए आपने क्या किया होगा, दोनों ही स्टेट्स में आपने कलेक्ट किया होगा वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कितनी पढ़ी लिखी है उस डेटा के बारे में, फिर आपने ऑर्गेनाइज किया होगा, फिर आपने प्रेजेंट किया होगा, फिर आपने ये परसेंटेज निकाले होंगे। तो यहाँ तक ये क्या थी, ये डिस्क्रिप्टिव थी, ये सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन दे रही है, आपको सिर्फ बता रही है।
अब इसको देखकर आपको क्या समझ में आ रही है कि बिहार में इलिटरेसी ज़्यादा है, तो जो भी आपके अवेयरनेस या फिर एजुकेशनल प्रोग्राम्स होने चाहिए उस वहाँ पे उसमें बिहार जो स्टेट है वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए। कि जो भी कोई एजुकेशनल प्रोग्राम्स आएंगे तो पहले बिहार में आएंगे, यहाँ पे तो कंपलसरी आएंगे ही आएंगे, फिर रिसोर्सेज बचे तो महाराष्ट्र में भी आएंगे। तो ये जो आपने अपनी समझ डेवलप की, ये जो आपने उससे कंक्लूजन निकाला, ये जो है वो आपका इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स बात करता है। रीड करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपकी उन मेथड्स के बारे में होता है जिसे हम यूज करते हैं फॉर द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इवन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। जबकि हम इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स की जब बात करेंगे तो इसमें वही सारे मेथड्स आएंगे जिससे हम कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉन कर सकते हैं या कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं जिससे रिगार्डिंग द यूनिवर्स या फिर सैंपल। अच्छा, यहाँ पे जब हम स्टैटिस्टिक्स में यूनिवर्स वर्ड देखेंगे तो ये जो यूनिवर्स वर्ड है वो पूरे ब्रह्मांड का मतलब, इसका मतलब पूरा ब्रह्मांड नहीं होता, बल्कि यहाँ पे वो सारी पॉपुलेशन आती है, सारे लोग आते हैं जिसके बारे में वो डेटा है। तो मुझे अगर ए सेक्शन जिसमें 50 बच्चे पढ़ते हैं उनका अगर कोई डेटा कलेक्ट करना है तो मेरा यूनिवर्स कितना हो जाएगा, 50 स्टूडेंट्स। सबसे कलेक्ट कर रही हूँ तो सेंसस, अगर उसमें से 5 से कलेक्ट कर रही हूँ तो सैंपल, लेकिन मेरी टोटल यूनिवर्स कितना है या पॉपुलेशन कितनी है तो वो 50 है। वैसे ही अगर एक सिटी में 1 लाख लोग रहते हैं फॉर एग्जाम्पल, और मुझे सबके इनकम के बारे में जानना है, तो यहाँ पर मेरा यूनिवर्स क्या हो जाएगा, 1 लाख सिटीजन्स, या मेरा जो पॉपुलेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 लाख स्टूडेंट्स या 1 लाख सिटीजन्स। ओके, चलिए आगे बात करते हैं लिमिटेशंस के बारे में। तो लिमिटेशंस में हम जब डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन, तो उसके फीचर से ही हमें इसकी लिमिटेशंस के बारे में समझ में आने लगता है। तो पहला क्या है, स्टडी ऑफ न्यूमेरिक फैक्ट्स ओनली। तो जब स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो वो सिर्फ आपकी न्यूमेरिक डेटा को कवर करता है, वो क्वालिटेटिव डेटा को कवर नहीं करता। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हर एक क्वेश्चन या हर एक डेटा जो नंबर में एक्सप्रेस किया जा सकता है सिर्फ उसे ही इंक्लूड करता है स्टैटिस्टिक्स। जैसे एज कितनी है, मार्क्स कितने हैं, इनकम कितनी है, सिर्फ यही चीज़ें इंक्लूड करेगा। जबकि वो डेटा जो नंबर में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, जैसे आपका जेंडर, आपकी हॉबीज, आपके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस, तो ये सारी चीज़ें स्टैटिस्टिक्स कवर नहीं करता है। तो ये क्वालिटेटिव फिनोमेना जैसे कि ऑनेस्टी कितनी है, फ्रेंडशिप कितनी है, विजडम, हेल्थ, पेट्रियोटिज्म, जस्टिस, इन सब चीज़ों को कवर नहीं करता, सिर्फ नंबर में एक्सप्रेस करने वाली चीज़ों को ये कवर करता है। फिर हम बात करते हैं स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे बहुत सारे डेटा चाहिए। अगर मेरे पास एक इंसान का डेटा है तो उसके बारे में कोई स्टडी नहीं कर पाता है स्टैटिस्टिक्स। तो ये जो है वो किसी पर्टिकुलर यूनिट के बारे में स्टडी नहीं करता, इसे कम से कम 2 या उससे ज़्यादा यूनिट्स या डेटा चाहिए होते हैं। फिर हम बात करते हैं होमोजेनिटी ऑफ डेटा। इसमें एसेंशियल रिक्वायरमेंट होता है कि डेटा कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, जिसे हमने फीचर में पढ़ा था कि ये म्यूचुअल इंटर रिलेशन होना चाहिए। तो किसी इंसान का अगर मान लो किसी एक पर्सन है, वो पर्सन है मान लीजिए राम, और मुझे इसी के बारे में कंप्लीट स्टडी करनी है कि इसकी इनकम कितनी है, इसकी एज कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, इसका वेट कितना है, इसी के बारे में कंप्लीट डेटा चाहिए। तो स्टैटिस्टिकल जो स्टैटिस्टिक्स है वो हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि उसे क्या चाहिए होता है, होमोजेनिटी ऑफ डेटा चाहिए। अगर इनकम है तो सबकी इनकम ही चाहिए, अगर एज है तो सबकी एज चाहिए, अगर हाइट है तो सबकी हाइट चाहिए। एक इंसान की एज, हाइट, वेट दे दें तो यहाँ पर ये स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ओके, फिर हम बात करते हैं रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। तो जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो सिर्फ एवरेज में ही सही होते हैं, वो एक्चुअल वे में सही नहीं होते। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से ये पता लगाया कि हमारी कंट्री की पर कैपिटा इनकम कितनी है, तो फॉर एग्जांपल ये निकली नियरली 70,000 रुपीज़ पर एनम। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे इंडिया में जितने लोग हैं वो साल के सिर्फ 70,000 ही कमा रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग इससे ज़्यादा कमा रहे हों, हो सकता है 7 लाख कमा रहे हो, इवन 70 लाख या 7 करोड़ भी कमा रहे हो, या फिर हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी पॉपुलेशन भी होगी जो साल का सिर्फ 10-20 हज़ार रुपये कमा रही हो, ज़्यादा नहीं कमा रही हो। तो ये क्या है, सिर्फ एक एवरेज है जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी पॉपुलेशन का डेटा यही रहेगा। या फिर अगर मैंने सेक्शन ए के मार्क्स निकाले तो ऑन एन एवरेज 85% निकले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस क्लास में सभी बच्चों की परसेंटेज 85 आए हैं। हो सकता है किसी के 90 आए हो, 95 आए हो, 97 आए हो, या इवन कुछ लोगों के 30, 40, 60 आए हो। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। फिर हम बात करते हैं विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग। अगर मुझे किसी भी डेटास की सर्कमस्टेंसेस के बारे में नहीं पता, उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता, तो हो सकता है कि वो स्टैटिस्टिकल स्टडी गलत प्रूफ हो।
जैसे अगर मुझे सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा दिया हुआ है और मुझे ये नहीं पता कि वो डेटा जो है वो 2019 मतलब कोरोना वाले साल का है, तो उस केस में हो सकता है कि जो भी मेरी फर्दर स्टडीज हो वो सब रॉन्ग हो जाए। तो आपको कंक्लूजन अगर बहुत ही प्रिसाइजली निकालने हैं तो आपके लिए सर्कमस्टेंसेस को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो किस कंडीशंस में आपके वो डेटा कलेक्ट किए गए थे उसे जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसके कंक्लूजन्स के बारे में जान सकते हो, अदरवाइज वो गलत हो जाएंगे। जैसे अगर मुझे अभी जानना है कि जम्मू कश्मीर में अभी इस साल टूरिज्म कैसा हुआ, तो हो सकता है कि इस साल टूरिज्म अभी कुछ खास नहीं हुआ हो या आगे कुछ खास ना हो। क्यों ऐसा? क्योंकि अभी वहाँ पे एक अटैक हो चुका है। तो अगर मुझे इस अटैक की जानकारी नहीं है, मैं सिर्फ वहाँ पे टूरिज्म का डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, तो हो सकता है कि उसके बेसिस पर जो भी मैं स्टडी करूँ वो गलत निकले, क्योंकि ये जो अभी का कंडीशन है वो सिर्फ अभी के अटैक की वजह से, इसीलिए ऐसा हो रहा है। फिर हम बात करें कैन बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट्स। तो जो भी आपकी स्टैटिस्टिक्स की चीज़ें हैं, कलेक्शन हुआ, ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इसके लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होती है ताकि आप इसे एक्सप्रेस भी कर पाओ और आप इसे समझ भी पाओ। तो वो लोग जो इसके मेथड्स के बारे में इग्नोरेंट हैं, जिन्हें इनके मेथड्स की सही यूज़ नहीं पता है, जैसे कहाँ पे सेंसस करना है, कहाँ पे सैंपल करना है, कभी डेटा टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करना है, कब वो पाई चार्ट के फॉर्म में प्रेजेंट करना है, कब बार डायग्राम ज़्यादा सुटेबल रहेगा। तो जिनको इनके बेसिक्स के बारे में नहीं पता है वो लोग स्टैटिस्टिक्स को नहीं समझ सकते। तो ये मेथड्स अगर आप वाकिफ नहीं हैं, अगर आप इग्नोरेंट हैं, तो आप इसका सेंसिबल यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आप इसको सिर्फ यूज़ कर रहे हैं ऐसे ही, आप इसका सेंसिबल यूज़ नहीं कर पाएंगे, आप बस टाइम पास कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं प्रोन टू मिसयूज। स्टैटिस्टिक्स को कई बार मिसयूज भी किया जा सकता है और इवन किया जाता है। तो कई बार जब कंपनीज होती हैं जिन्हें अपने डेटास को रिवील करना होता है, तो वो इन डेटास को मैनिपुलेटिव तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं। तो वो डेटा जो उनके फेवर में आ रहा है उसे वो हाईलाइट करती हैं और बाकी चीज़ों को वो कहीं ना कहीं छुपा देती हैं, या फिर वो आधी बात को ग्राफ के थ्रू दिखाती हैं, आधी बात को दिखाती ही नहीं है। तो इसकी वजह से आपका मिसयूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंट्री के एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वो सब लोन पे लिए हुए हैं, तो वो आपको सिर्फ अपने ग्राफ्स के, अपने डेटास के थ्रू ये दिखाएगी कि हमने कितनी बिल्डिंग्स खरीदी हैं, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, कितना हमारे पास पैसा हमने बनाया है, बट जो बैक ऑफ द स्टोरी है वो हाइड कर देगी, वो नहीं बताएंगी। ओके, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, उनको नाम लेना उनका सही नहीं होगा, बट क्या होता है कि हमें दिखता तो है कि उनका जो टर्नओवर है वो कई हजारों करोड़ों का है, लेकिन वो सब लॉस में चल रही होती हैं। तो कमा तो रही, मतलब उनकी सेल्स तो हो रही है, बट सेल्स होने के बाद भी उनका जो लगान है, कॉस्ट है, वो इतनी ज़्यादा है कि वो कभी प्रॉफिट कर ही नहीं रही थी। बट स्टिल उन्होंने अपने डेटास को इस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ था कि दिखने वालों को लगे कि बहुत अच्छी कंपनी है, बट ऐसा कुछ था नहीं। ऐसी कई सारी कंपनीज हैं जिनके बारे में अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको ये सारी पिक्चर्स पता चलेंगी। आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करेंगे स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स का स्कोप कितना वाइड है? अभी हमने स्कोप के अंदर तीन चार चीज़ें देखी थी, जैसे स्टडी मैटर देखा था, इसके अलावा लिमिटेशंस देखी थी, नेचर देखा था। अब हम देखते हैं कि प्रॉपर इसके स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब क्या क्या चीज़ें कवर करवा देता है स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले कि ये आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को क्वान्टिफाई कर देता है या फिर इसको क्वान्टिटेटिवली एक्सप्रेस कर देता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, और वहीं मैं आपसे कहूँ कि हमारी कंट्री के 40% या फिर 25% जो पीपल हैं वो पुअर हैं, तो किस में आपको एग्जैक्ट पिक्चर पता चलेगी? सेकंड वाले केस में। समझ आ रही है? तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम को हाईलाइट कर देना कि हमारे कंट्री में पॉवर्टी है, और फिर एग्जैक्ट डेटा देना कि कितनी पॉवर्टी है, इसमें ये वाली कंडीशन ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये आपको बता तो नहीं कि पॉवर्टी तो है, पर एग्जैक्टली कितनी पॉवर्टी है, क्या ये बहुत सीवियर कंडीशन है या फिर ये थोड़ी सी नेग्लिजिबल कंडीशन है, ये आपको हाईलाइट करने में हेल्प करेगी। ये अगर हम बात करें कि हमारी कंट्री में लगभग 18% पॉपुलेशन को हर साल टीबी हो रहा है, या फिर सिर्फ 2% पॉपुलेशन को मलेरिया हो रहा है। ठीक है, अब अगर जो इकोनॉमिक्स है वो क्या बोलेगा, हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसमें कई पॉपुलेशन को टीबी और मलेरिया हो रहा है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स आपको डेटा देगा कि एग्जैक्टली 18% को टीबी हो रहा है और 2% को मलेरिया हो रहा है, ताकि आप वहाँ पे फोकस कर पाओ जहाँ पे उसकी नीड ज़्यादा है। तो ये क्या कर रहा है, आपकी इकोनॉमिक्स का पहला टास्क ये होता है कि वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि कितनी बड़ी वो प्रॉब्लम है उसके बारे में समझे। ठीक है, तो ये इसमें उसकी हेल्प कौन करता है? स्टैटिस्टिक्स। फिर हम बात करते हैं इंटरसेक्टोरल और इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। इंटरसेक्टोरल का मतलब होता है बहुत सारे सेक्टर्स के बीच में,
अब सेक्टर्स यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर भी हो सकता है। प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर वाला, सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्रीज वाला और टर्शरी मतलब सर्विसेज वाला। तो इन सेक्टर्स के बीच की कंपैरिजन भी हम देख सकते हैं। जैसे प्राइमरी जो है वो 40% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, सेकेंडरी जो है वो 20% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है और टर्शरी जो है वो भी लगभग कितना करेगा, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 40% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये क्या है, हमने क्या किया, सेक्टर्स के बीच में कंपेरिजन देखा। इवन ये सेक्टर्स आपके रूरल और अर्बन भी हो सकते हैं कि रूरल में कितना डेवलपमेंट हुआ, अर्बन में कितना हुआ। ये आपके दो सिटीज़ भी हो सकती हैं कि फॉर एग्जांपल तो दो स्टेट्स हो सकते हैं कि एमपी और यूपी के बीच में किसने बेटर परफॉर्म किया। तो ये आप इंटर सेक्टोरल कंपेरिजन भी देख सकते हो। इंटर टेम्पोरल मतलब टाइम पीरियड, 2024 में कैसा था, 25 में कैसा है, या फिर 1950 में कैसा था और 2025 में कैसा है। आप दो टाइम पीरियड्स के बीच में भी इससे कंपैरिजन देख सकते हो, क्योंकि आपको डेटास प्रेजेंट करता है। तो डेटास के थ्रू कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल देते हैं कि अभी हमारे देश में 25% पॉपुलेशन पुअर है, जबकि आज़ादी के टाइम पर ये 75% पॉपुलेशन हमारी पुअर थी। तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि अभी जो पॉवर्टी है वो कम है। वैसे ही हम बात करें कि अभी 2% पॉपुलेशन को मलेरिया हो रहा है, जबकि ये फिगर आपका 2000 में कितना था, 20% था। तो अभी जो ये पॉपुलेशन है वो कैसे है, अभी जो ये प्रॉब्लम है वो क्या हुई है, कम हुई है। तो ये हाईलाइट करता है आपका स्टैटिस्टिक्स। फिर हम बात करते हैं वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो आपकी हेल्प करता है ताकि आप उस प्रॉब्लम की कॉज के बारे में भी जान पाओ और उसके इफेक्ट के बारे में भी जान पाओ। तो मतलब ये दो डेटास के बीच में रिलेशंस को इफेक्ट एस्टेब्लिश करने में भी हेल्प करता है। जैसे अगर वो आपको बता रहा है कि इस पर्टिकुलर मंथ में जो डिमांड है वो राइज हुई थी और इस साल जो इस महीने में प्राइस जो है वो डिक्रीज भी हुई थी, तब आप ये समझ सकते हो कि डिमांड इंक्रीज होने के पीछे क्या रीजन था, प्राइस का डिक्रीज हो जाना। तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के पीछे क्या कॉज है और अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया गया तो उसके क्या इफेक्ट होंगे। ये भी आपको स्टेटिस्टिक्स बताता है या ये रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने में आपकी हेल्प करता है। तो इतनी सारी जो हमारे पास रिलेशनशिप्स हैं वो सब यहीं से बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। फिर है आपकी वही जो मैं बोल रही थी, कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो कई सारी थ्योरीज हैं, जैसे प्राइस और डिमांड की थ्योरी कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। वैसे ही प्राइस और सप्लाई की थ्योरी, वैसे ही आपकी प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी। ऐसे कई सारी थ्योरीज जो अभी एग्जिस्ट कर रही हैं, उसे किसने बनाया है, तो उसे स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से बनाया गया है। फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। तो अगर हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से ये पता लगा लें कि पिछले 5-6 सालों में प्राइसेस का जो ट्रेंड है वो कैसा रहा है, तो उसे स्टडी करने के बाद हम फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि फ्यूचर में ये प्राइसेस जो है वो कहाँ जाने वाली है। या अगर हम पता कर लें कि पिछले 5 साल में किसी भी कंपनी के शेयर्स की क्या स्थिति रही है, क्या कंडीशन रही है, कब वो ऊपर गया है, कब वो नीचे आया है, तो इससे हम फ्यूचर को भी फोरकास्ट कर सकते हैं। और इवन अगर आप जो करते ही हैं, अगर आपको पता चल जाए कि पिछले 10 साल में आपके एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उसकी बेसिस पर आप एक अंदाजा लगा लेते हैं कि आगे क्या पूछे जाएंगे। तो अगर आपके पास डेटा पता हो तो आप फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर लेते हो, ट्रेंड या पैटर्न को प्रिडिक्ट कर लेते हो। फिर है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। तो गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसीज पे ध्यान देगा, क्या पॉलिसीज बनाएगा, इसके पीछे भी स्टेटिस्टिक्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जैसे फाइनेंस मिनिस्टर जब डिसाइड करते हैं कि उन्हें टैक्सेस बढ़ाने हैं कि कम करने हैं, कैसा करना है, ये किसके बेसिस पे करते होंगे, ऑब्वियसली स्टेटिस्टिकल स्टडीज की बेसिस पर करते होंगे। ओके, तो कब हमें अनएम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देना है, कब पॉवर्टी पे ध्यान देना है, कब हमें, जैसे कोरोना आया था तो हमने जो गवर्नमेंट है उन्होंने फ्री में अनाज बांटना शुरू कर दिया था, तो ये पॉलिसीज कब क्यों लाई गई, इसको जानने में हेल्प कौन करता है, स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि वो बताता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम कितनी खतरनाक हो चुकी है, ताकि आप वहाँ पे अपना फोकस दे जा पाए। फिर है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक्स में आपके कई सारे इक्विलिब्रियम होते हैं जो आप माइक्रो में भी पढ़ेंगे। उसमें आपका एक होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो आप पढ़ने वाले हैं, और दूसरा होता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बेसिकली वो पॉइंट होता है जहाँ पे इंडिविजुअल को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहे होते हैं। तो अगर कंज्यूमर है तो कंज्यूमर के लिए इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट वो होगा जहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा। तो इसका मतलब अगर उसका इक्विलिब्रियम प्राइस अगर 40 है, तो जब वो 40 रुपए खर्च कर लेगी तो उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगा। ओके, तो ये आप आगे पढ़ेंगे। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगा। वैसे ही प्रोड्यूसर के केस में उसका जो प्रॉफिट है, मतलब इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होगा
जहाँ पे उसके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो चुके होंगे, वो उतने यूनिट्स बेचेगा जहाँ पे उसके जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाएंगे। तो वो कौन सा वाला पॉइंट है एग्जैक्टली, कंज्यूमर को कितना कंज्यूम करना चाहिए, प्रोड्यूसर को कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, वो पॉइंट होता है आपका इक्विलिब्रियम, और उसे डिटरमाइन करने में भी डेटाज हेल्प करते हैं। ओके। फिर एक बात कही गई है कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर नो सब्स्टिट्यूट फॉर कॉमन सेंस। इसका मतलब ये है कि स्टैटिस्टिकल मेथड अगर आपको आ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉमन सेंस नहीं लगाएंगे या फिर कॉमन सेंस नहीं होगा तो भी काम चल जाएगा। इसका जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए एक आपका पूल है, जो कि से 6 फीट, 6 फीट ज़्यादा हो गया, मान लीजिए 5 फीट उसमें पानी है। अब आपके पास उसमें मान लो एक फैमिली गई है और उसमें एक फैमिली में 3 लोग हैं। एक की हाइट है मान लीजिए 6 फीट, एक की हाइट है 5 फीट और एक की हाइट है 4 फीट। तो उन्होंने क्या लगाया, इस डेटा को कलेक्ट किया कि मेरी 6 फीट है, इसकी 5 फीट है, इसकी 4 फीट है। फिर उसने क्या किया, इसमें अपनी एनालिसिस वगैरह किया तो इसका निकाला मीन। मीन कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो उन्होंने जैसे ये किया तो कितना निकला, अपॉन 3, 3 डेटा है ना, तो कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 5। ओके। तो उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया कि देखो इसका जो एवरेज आ रहा है, एवरेज हाइट आ रही है, कितनी आ रही है, 5 आ रही है। इसका मतलब ऑन एन एवरेज हम सबकी हाइट कितनी है, 5 फीट है। तो और पानी भी कितना है, 5 फीट। तो यहाँ पे हम जाएंगे तो कोई भी डूबेगा नहीं, निकल जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? नो। ऑब्वियसली 6 वाला सर्वाइव कर जाएगा, 5 वाला कर जाएगा, पर 4 वाला नहीं कर पाएगा। भले ही उसका एवरेज 5 आ रहा है पर उसकी हाइट थोड़ी है 5। तो ये जो है वो आपका कॉमन सेंस आप अवॉइड नहीं कर सकते। या फिर एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि स्कूल में प्रिंसिपल ही डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, सारे बच्चों को हम, एक सेकेंड, तो स्कूल की प्रिंसिपल ने ये डिसाइड किया कि जितने भी बच्चे हैं हम उनको क्या करने वाले, शूज देने वाले हैं। उसके लिए उन्होंने पता करना था कि सबकी क्लास में, मान लीजिए 11th क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी जो साइज है शूज की वो कितनी होती है। तो किसी बच्चे ने बोला 4 नंबर, किसी ने बोला 5 नंबर, किसी ने बोला 6 नंबर, किसी ने बोला 7 नंबर। ठीक है। तो एक और ले लेते हैं, किसी ने बोला 8 नंबर। ठीक है। तो टीचर ने क्या किया, बोला कि सबकी तो अलग अलग है, इसका एक एवरेज निकाल लेते हैं, कितना निकलेगा। तो 4 + 5 + 6 + 7 + 8 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए, 5। टोटल करेंगे तो 6 + 4 10, 10 और ये 15, 15 और 7 22, 22 और 8 30। तो निकला 30/5, इसको डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 6। तो उन्होंने क्या किया कि ऑन एन एवरेज सबकी जो शू साइज है वो कितनी है, 6 नंबर है। तो उन्होंने ऑर्डर कर दिए सबके लिए क्या, 6 नंबर। क्या सबको 6 नंबर आएगा? ऑब्वियसली नहीं आएगा। इसको आ जाएगा, लेकिन जो 5 है, 4 है, 7 है, 8 है, उनको ये नहीं आ सकता है। तो ये क्या है कि स्टेटिस्टिकल स्टडी सिर्फ लिमिटेड ही यूज में आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने कॉमन सेंस को लगाना छोड़ दो। लास्ट आपका टॉपिक है कि लोग जो है वो स्टेटिस्टिक पे इतना ट्रस्ट नहीं करते या उन्हें डिस्ट्रस्ट होता है इन फैक्ट्स पर। ऐसा क्यों है, क्यों ये इसका स्टेटिस्टिक्स का उतना यूज नहीं हो पा रहा है या फिर लोग इस पे शक कर रहे हैं? इसीलिए क्योंकि जो अलग अलग स्टेटिस्टिक्स होते हैं या फिर अगर अलग अलग स्टेटिस्टिक्स जो हम ऑब्टेन करते हैं, गिवन प्रॉब्लम की अलग अलग स्टेटिस्टिक्स हम ऑब्टेन करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक ही प्रॉब्लम के आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग डेटास हो जाएंगे, मिलेंगे। जैसे अगर आप बताएं कि हमारी कंट्री में पॉवर्टी कितनी है, तो कोई बोलेगा 21% है, कोई बोलेगा 24% है, कोई बोलेगा 30% है। तो अलग अलग बुक्स में जो डेटा होता है ना वो अलग अलग होता है। वैसे अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में इलिटरेसी रेट पता कर लें, अगर आप नंबर ऑफ कि हमारे देश में कितनी पॉपुलेशन है ये पता कर लें, या फिर कुछ भी चीज़ अगर आप पता कर लें, तो आपको हर जगह पे जो डेटाज हैं वो अलग अलग मिलेंगे, जबकि आप सेम डेटा के बारे में सर्च कर रहे हो। तो ये क्या है, आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं। फिर हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स कैन बी अल्टर्ड टू मैच द प्री डिटरमाइंड कंक्लूजन। इसका मतलब कि अगर आपको ये प्रूव करना ही है कि हमारी कंट्री का जो टर्नओवर है वो बहुत अच्छा है, या हमारी कंट्री का 20% मतलब जो ग्रोथ हुई है इस साल प्रॉफिट्स में, कि अगर आपको प्रूव करना ही है तो आप यहाँ वहाँ के जो भी डेटा से उठाकर अपने बात को आप प्रूव कर ही लोगे। ओके। तो यहाँ पे क्या, अगर आपको कुछ भी चीज़ अगर आपके माइंड में है कि मुझे अपने डेटा से प्रूव करना है, तो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि 20% आपको दिखाना ही है एनी हाउ, तो आप अपने डेटास में अपनी कंपनीज के सिर्फ उन्हीं डेटास को शो करोगे जो आपके इस बात को प्रूव कर रहे हो। तो एनी हाउ आप उसे मैनिपुलेट कर लेते हो। फिर हम बात करते हैं ऑथेंटिक स्टैटिस्टिक्स कैन ऑल्सो बी प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर एज टू कंफ्यूज द रीडर। तो मान लीजिए मेरी जो कंपनी की ऑथेंटिक जो न्यूज़ है या फिर ऑथेंटिक डेटा है वो दिखाने लायक नहीं है, या फिर अगर मैंने उसे रिवील किया तो फिर
जो शेयर होल्डर्स है वो पैसा निकालेंगे अपना। तो अब मैं क्या करूंगी, अपना जो भी डेटा है जो मुझे दिखाना ही है उसे इस तरीके से दिखाऊंगी कि जो पढ़ने वाला उसे समझ ही नहीं आए। ठीक है, तो मैंने कोई टेबल्स नहीं बनाई, मैंने बस बड़े बड़े पैराग्राफ लिख दिए जहाँ पे मैंने बातों को घुमा फिरा के डेटास को प्रेजेंट किया। तो हालांकि ये भी प्रेजेंट करने का तरीका ही है, लेकिन इस तरीके से करो कि सामने वाले को समझ ही नहीं आए। तो समझ ही नहीं आएगा तो कैसे आप इंटरप्रिटेशन निकाल पाओगे। फिर है व्हेन स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ पार्शियल मैनर द रिजल्ट्स आर वेरी रॉन्ग। तो मान लीजिए मुझे पता करना था कि मेरी क्लास में ऑन एन एवरेज किसी बच्चे के मतलब कितने मार्क्स आए हैं। तो मुझे क्या पता करना है कि मेरी क्लास में ऑन एन एवरेज कितने परसेंट जो स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने हाई स्कोर किया है, 80 अबव स्कोर किया है। मैंने क्या किया, मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, मैंने सैंपल उठा लिया 5 बच्चों का और जानबूझ के इस 5 बच्चों में टॉपर्स को ही लिया, जो मुझे पता था जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, ताकि मैं ये दिखा पाऊँ कि मेरे बच्चों की जो स्कोर है वो 80% से ज़्यादा आए हैं। तो ऐसी बायसनेस अगर आपने की है, पार्शियल मैनर में अगर आपने डेटा कलेक्ट किया है, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो जनरली गलत ही आएंगे। जैसे अगर मुझे ये जानना है कि मेरे जो आसपास फार्मर्स हैं उनकी इनकम कितनी है, तो मैंने क्या किया, मैंने जानबूझ के अगर मैं यहाँ की कोई पॉलिटिशियन हूँ, मुझे दिखाना है कि हमारे यहाँ के फार्मर्स बहुत ही अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी, गिनती के कुछ 4-5 फार्मर्स के पास जाऊँगी जो सच में बहुत रिच होंगे और दिखाऊंगी हमारे यहाँ के सारे फार्मर्स की हालत बहुत अच्छी है। तो ये क्या है, अगर आप ये पार्शियल मैनर में कर रहे हो तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो गलत ही होंगे। फिर हम बात करते हैं रेमेडीज, कैसे आप इसको ठीक कर सकते हो। तो अगर आपको प्रॉब्लम पता है, लिमिटेशन पता है, कॉजेस पता है, तो आप उसको रिवर्स कर दो। जैसे अगर आपकी जो भी लिमिटेशन है आप उसको कंसीडर करो। कंसीडर करने का मतलब ये है कि इन लिमिटेशंस पे काम करना शुरू करो ताकि ये सारी चीज़ें अवॉइड हो जाए। कोई भी बायसनेस नहीं होना चाहिए, मतलब पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। तो 5 बच्चों को अगर सिलेक्ट करना है तो रैंडमली किन्हीं भी 5 को करो। जानबूझ के सिर्फ टॉपर्स को या सिर्फ गधों को मत उठाओ। अगर फार्मर से पूछना ही है कुछ 5-6 फार्मर से, तो रैंडमली किन्हीं भी फार्मर से पूछो, पता करके सिर्फ रिच फार्मर्स के पास मत जाओ। फिर है एप्लीकेशन बाय द एक्सपर्ट्स। तो कोशिश करो कि स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करने वाले हमेशा जो हो वो एक्सपर्ट्स ही हो उस फील्ड में, ताकि जो ये मिसयूज़ की पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाए। तो ये भी आपके जो है वो एक रेमेडीज में आ जाता है। तो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है, इंटरेस्टिंग लगा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इवन अगर आपको ये नहीं भी समझ में आया है तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।